हाय बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज के कालांश में मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि अपने साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किए रहता है। बच्चों, आपके समूह 15, 16 व 17 के तत्वों में रासायनिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले हम तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यह आपके रसायन विज्ञान के पी ब्लॉक के तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है एक कालांश में ये पूरा ना हो पाए, तो मैं अगले कालांश में भी इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आप से मेरा अनुरोध है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, आपको निश्चित ही बहुत नवीन जानकारियां मिलेंगी। तो पहले हम तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा करते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं हमारी तीन फैमिलियां मुख्यतः थी, समूह 5A, समूह 6A और समूह 7A। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते थे NH2, NP3, NH2, NP4 और NH2, NP5। बच्चों, वैसे तो मैं सामूहिक रूप से बताऊंगा, लेकिन उदाहरण के रूप में मुख्यतः हम 5A को लेंगे और फिर जब जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तीनों समूहों के सामूहिक रूप से क्वेश्चन किए जाएंगे। सामान्यतः इसकी चर्चा कर लेंगे हम। सामान्यतः किसी समूह के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। इस क्रम में जितने भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी बेटा। क्योंकि इसकी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है और इसमें 7 है। तो बेटा इसमें 2 संभावनाएं हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जब गेन कर लेगा तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, जब लूज करेगा तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी यह प्रदर्शित कर सकता है। बाह्यतम कोश के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 5 है। इसमें भी 2 संभावनाएं हैं। इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 और आगे +6 लूज करके +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 और 7 लूज करके +7। मतलब इस समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं इस क्रम में हो सकती हैं। -3 हो सकती है और +5 तक हो सकती है। इसकी हम चर्चा करेंगे। 16वें समूह के बारे में भी चर्चा करेंगे और 17वें समूह के बारे में भी हम क्रमागत चर्चा करेंगे। पहले हम समूह 5A के संदर्भ में ले लेते हैं, बाद में अन्य समूहों की भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं किसी समूह का, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लें, NH2, NP3, इसका जो पहला सदस्य होता है, पहला सदस्य कौन होता है बेटा? नाइट्रोजन होता है। ये उच्च ऋण विद्युतीय है। कैसा है बच्चों? उच्च ऋण विद्युतीय। जब ये उच्च ऋण विद्युतीय है तो ये सामान्यतः अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में जब भाग लेगा तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ही स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। जब यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ही स्थायित्व प्राप्त कर लेगा तो सामान्यतः यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। कितनी प्रदर्शित करेगा बेटा? -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अगर यह अपने से ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ेगा तो उस समय यह +3 भी कर सकता है। कब? जैसे ये फ्लोरीन से जुड़े, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड बन जाए तो इसमें +3 हो जाएगी। फ्लोरीन की ऋण विद्युतता नाइट्रोजन से अधिक होती है। ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो इसकी अगर, चूंकि ये उच्च ऋण विद्युतीय होता है, इसलिए ± ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा प्रदर्शित करता है। इसमें धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं होती हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, En की वैल्यू, जो En की वैल्यू है वो कम होती जाती है। कैसी होती जाती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो -3 का स्थायित्व कम हो जाएगा और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अर्थात वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने लगेगा। तो यही होता है बेटा, पहले नाइट्रोजन में स्थायित्व -3, निचले सदस्यों में +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व होती है। ये ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे क्या होती है, समूह में कम होती जाती है, क्योंकि तत्वों की ऋण विद्युतताएं कम होती जाती हैं। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है, क्योंकि तत्वों की ऋण विद्युतताएं कम होती जाती हैं, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है बेटा? यदि हम नीचे आते हैं बेटा, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो जब यहां आएंगे तो यह 5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। नीचे आएंगे प्लस धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी। लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम और नीचे आएंगे, यहां पे आएंगे तो 5 की जगह केवल 3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व होती है। नाइट्रोजन में कौन सी होती है बेटा? -3, इसमें 5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। निचले वाले तत्व में केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसमें भी -3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं होती हैं। अर्थात हमारे दो प्रश्न आ गए अभी कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं कर रहा है, और निचले सदस्यों में बिस्मिथ -3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें होगा बेटा। जब हम इस फैमिली में आएंगे, ऊपर का तत्व +2 करेगा और निचला तत्व +6 करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा। अभी इसमें बात करते हैं। पहला प्रश्न बना कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता, जबकि अन्य तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3, इसकी बाह्यतम कोश में 2d नहीं होता है। लेकिन हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अगर, तो बाह्यतम कोश होगी इसकी 3s2 3p3 और 3d0। अर्थात क्या होगा बेटा? 3d0। जब हम इसको थोड़ी सी भी ऊर्जा देंगे, क्योंकि कम ऋण विद्युत है, इसका आकार भी बड़ा होता है तुलनात्मक रूप से, इसका यह वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां आ सकता है। अब इसकी संयोजकता 5 हो सकती है, यानी नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए नहीं प्रदर्शित करता है, यानी उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि इसमें बाह्यतम कोश में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। डी कक्षक कैसा होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन की बाह्यतम कोश में डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। अब आता है प्रश्न बिस्मिथ का, कि जो बिस्मिथ है वो सामान्यतः 3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाता है, 5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक नहीं बनाता है। यह भी 5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं कर रहा है, और यह ऋणात्मक क्यों नहीं कर रहा है, प्रश्न आता है। देखिए बच्चों, इसमें बताएं, क्योंकि बिस्मिथ इस समूह का सबसे निचला सदस्य है। हम बता चुके हैं किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती जाती है, क्योंकि इसी क्रम में उस समूह के तत्वों की ऋण विद्युतताएं कम होती जाती हैं। क्योंकि बिस्मिथ बहुत कम ऋण विद्युतीय होता है इस समूह में, इसलिए सामान्यतः यह किसी से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को गेन नहीं कर सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान ही करेगा, इसलिए यह
माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, समूह में ऊपर से नीचे आने पर +5 का स्थायित्व भी कम होता जा रहा है। क्यों? सामान्यतः जब भी हम किसी, ये बेटा समूह 15, 16 और 17 का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। 15 का, 16 का और 17 समूह का बहुत महत्वपूर्ण गुण है बेटा ये। जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसकी बाह्यतम कोश के, जैसे नाइट्रोजन के संदर्भ में ले रहे हैं हम, बाह्यतम कोश के जो S कक्षक के इलेक्ट्रॉन है जय बंध बनाने में भाग नहीं लेते। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? जब भी किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी जो बाह्यतम कोश के S कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बंधन में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वो रासायनिक अभिक्रिया में अपने इलेक्ट्रॉनों को उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तत्वों का, निचले तत्वों का यह प्रभाव अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। तत्वों का यह प्रभाव अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहलाता है। क्या अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव क्या होगा बेटा? जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसकी बाह्यतम कोश के S कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंधन में उपलब्ध नहीं होते हैं, अर्थात वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का यह प्रभाव अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहलाता है। इस अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण विषमित के बाह्यतम कोश के S इलेक्ट्रॉन यानी NH2 NP5 जो है ना, NP3, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नहीं सकता है, तो साझे के लिए 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, धनात्मक होगी, +3 होगी। बेटा प्रश्न आता है यह S इलेक्ट्रॉन अक्रिय क्यों है? S इलेक्ट्रॉन अक्रिय क्यों, अर्थात समूह में ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों उत्पन्न हो जाता है? जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो उसमें D व F कक्षक भी आ जाते हैं। कौन से जाते हैं बेटा? D व F कक्षक भी आ जाते हैं। इन D व F कक्षक के, ये जो D व F कक्षक हैं, इनके स्क्रीनिंग इफेक्ट, अर्थात D व F कक्षक जो होते हैं इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। इससे क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। ये कक्षक आ गए बेटा, इनसे क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया, अर्थात नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके कारण D और F कक्षक के आने से स्क्रीनिंग प्रभाव कम हो गया। स्क्रीनिंग प्रभाव कम होने के कारण NS के इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से आकर्षित रहेंगे और नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं छोड़ेगा तो यह बंधन में भाग नहीं लेंगे। बंधन में भाग नहीं लेने का यह गुण ही अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहलाता है। अगर बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सारांश रूप में हम देखें, 2-3 बातें हमें समझ में आती हैं। सबसे पहले, पहला, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान या
साझा करेगा वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अगर लेगा तो नेगेटिव होगी और देगा तो पॉजिटिव होगी। साझे में बंध की प्रकृति पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आधारित होगी। दूसरा, प्रत्येक समूह के पहले सदस्य डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण उच्च ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते। ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाएंगे। चौथा, प्रत्येक समूह का प्रथम सदस्य उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव ईएन के कारण सामान्यतः पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। कौन सी दर्शाते बेटा? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। धनात्मक नहीं बच्चों, नेगेटिव आएगा। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। चौथा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट समूह में ऊपर से नीचे कम एवं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी। पांचवा, प्रत्येक समूह के निचले भारी, ये भी कह सकते हैं, सदस्य अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए वह समूह की उच्चतम धनात्मक ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। क्या बेटा साफ निकला? ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी कि कोई भी तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेगा या साझा करेगा वह इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। जैसे कि इसमें 3 ले सकता है और 5 दे सकता है, यानी 3 से 5 तक होगी। -3 से +5, -2 से +6 और -1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है इसकी। दूसरी बात,
प्रत्येक समूह का पहला सदस्य ये और ये, इसमें डी कक्षक अनुपलब्ध है, उपस्थित नहीं है, ये थोड़ा असामान्य व्यवहार रखेगा, इसके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक नहीं पाए जाएंगे। अगला, प्रत्येक समूह का प्रथम सदस्य उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण सामान्यतः ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही दर्शाएगा। जब इससे ज्यादा ऋण विद्युती को इससे जुड़ेगा तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक हो जाएगी। अगला, जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाएगी तत्वों की, और तत्वों की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः बढ़ेंगी, क्योंकि इसी क्रम में उनकी ऋण विद्युतता का मान भी चेंज होता है। अगला, प्रत्येक समूह के निचले सदस्य अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए वह समूह की उच्चतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। बेटा ये 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको 7-8 प्रश्न बताऊंगा, सामान्यतः सभी प्रश्नों के उत्तर इनमें है। आप इन 5 पॉइंटों को नोट कर लीजिए। बच्चों, ये तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक क्रियाशीलता का टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूं। रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्नों को मैंने लिख दिया है, इन प्रश्नों को मैं पढ़ के बता रहा हूं अभी, आप इनको नोट कर लें, हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है। दूसरा, ऑक्सीजन अधिकांश यौगिकों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है। OF2 को ऑक्सीजन का फ्लोराइड क्यों कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। ये जो तत्व लिखे हुए हैं इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना भी है और उसको बढ़ते हुए क्रम में भी लिखना है। अगला, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, यह क्यों पाया जाता है तत्वों में। और भी प्रश्न दिया है, समूह 15 से 17 तक के जो प्रथम सदस्य होते हैं सामान्यतः वह ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। बिस्मिथ का BiCl5 एक अस्थायी यौगिक है। कैसा है बच्चों, अस्थायी, स्थायी नहीं बच्चों, कैसा है, अस्थायी। BiCl5 एक अस्थायी यौगिक है, जबकि BiCl3 एक स्थायी यौगिक है। अगला प्रश्न, सल्फर व समूह 6 के अन्य सदस्य धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं। और भी प्रश्न लिखा है, पोलोनियम में धन 4 से धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों होती है। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए। मैं अगले कालांश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कालांश है बेटा, क्योंकि समय का अभाव है, आप छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं, लगभग इसमें 20-25 मिनट हो चुके हैं। अगले कालांश में उपरोक्त सभी प्रश्नों को और ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। अगले कालांश में आपसे पुनः मुलाकात होगी बच्चों।